हाय बच्चों, आई होप यू ऑल आर ब्रीदिंग फाइन। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग दोबारा 11th स्टैंडर्ड का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं विच इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें बच्चों हम लोग आगे हमारी ब्रीदिंग की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों ऑन योर फेवरेट चैनल दैट इज नीटेक्स। आई एम योर जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। और बच्चों आज दहाड़ सीरीज में हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आगे बढ़ाते हुए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ेंगे बच्चों। काफी 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 ज्यादा डिमांड था बच्चों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में कि सर हम लोग को याद करने के आप ट्रिक्स बताना, समझने के ट्रिक्स बताना। कुछ कुछ चीजों से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट बच्चों। आज के सेशन में हम लोग ये सारे चीजें कवर करने वाले हैं एंड मच मोर। So without any further delay, let us take a look at the topics which we are going to cover today. Okay? चलिए बच्चों, हम लोग बच्चों जैसे कि मैंने बोला दो टॉपिक कवर करेंगे, एक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और दूसरा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को बच्चों मैं आप लोग को एक ग्राफ के तौर पे पढ़ाऊंगा, जो कि पर्सनली मेरे टीचर ने, मेरे जूलॉजी के टीचर ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया था बच्चों। ठीक है, मेरी जूलॉजी की मैम ने, सॉरी, मुझे ऐसे ही पढ़ाया था और काइंडा मुझे आज भी बच्चों वो कंप्लीटली याद है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव और विजुअल तरीका है उसको पढ़ने का। सो थैंक यू सो मच मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने इतना बढ़िया तरीके से मुझे पढ़ाया और मैं वही ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को आपको उसी ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं बच्चों, जिसके कारण उसको याद रखना, विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हमारे पहले टॉपिक में हम कूदते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और पहला टॉपिक हमारा है कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ा सा बेसिक्स में बिल्ड करना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। दूसरा बच्चों मैं बात करूंगा कि मसल्स ऑफ ब्रीदिंग कौन से हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग देखेंगे, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन, दैट इज। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, हम लोग जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, अगर आप एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट को पूछोगे कि भाई साहब रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको यही बताएगा कि हम लोग O2 को, एनिमल्स जो है O2 को यूटिलाइज करते हैं और उससे हम लोग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल ATP। तो जब भी हम एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वो आपको बताएगा बच्चों एट अ वेरी वेरी एक्यूरेट आंसर एट अ मॉलिक्यूलर या सेल्यूलर लेवल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बच्चों ऐसे एक जन से पूछूं कि भाई साहब आप रेस्पिरेशन करके दिखाओ, तो वो आपको एटीपी बना के नहीं दिखाएगा बच्चों, एक नॉर्मल पर्सन, वो आपको ब्रीद करके दिखाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा बच्चों कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन फॉर एनिमल्स लाइक अस। रेस्पिरेशन करने का एक हिस्सा है बच्चों ब्रीद करना। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एनिमल्स में या ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की, तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं हमारे बॉडी में जिसके कारण हम रेस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक एट दी स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, स्टेप्स इन ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सो ह्यूमन को रेस्पायर करने के लिए सबसे पहला स्टेप करना पड़ता है बच्चों, जिसको हम लोग बुलाते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है बच्चों सांस लेना या गैसेस का एक्सचेंज करना विद द एटमॉस्फेयर। सो व्हाट इज ब्रीदिंग बच्चों? ब्रीदिंग इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस with the atmosphere, with the atmosphere is called as breathing, is called as breathing, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं और उसको बाहर वापस दे देते हैं। तो हम बेसिकली एटमॉस्फेयर के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर के साथ O2 और CO2 को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों O2 CO2 को आपने एक्सचेंज तो कर लिया, लंग्स के अंदर लाया, फिर लंग्स के बाहर भेज दिया, और क्या ही कर रहे हो बच्चों आप लोग? ठीक है, लेकिन सिर्फ लंग्स के अंदर O2 का आना और लंग्स में O2 का जाना काफी नहीं है। ये लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसके थ्रू एक्सचेंज होना चाहिए हमारे ब्लड के साथ। तो जो भी एटमॉस्फेयर का एयर जो हमारे एल्वियोलाई में गया है बच्चों, वहां पे गैसेस का फर्दर एक्सचेंज होना चाहिए विद अवर ब्लड।
तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, विच इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुलाएंगे। सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases between the alveolar air, between the alveolar air and blood। ब्लड और एल्वियोलर एयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुलाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो बॉडी के अंदर हो रहा है, फिर अपन लोग क्यों इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुला रहे हैं? इसको एक्सटर्नल इसलिए बुला रहे हैं बच्चों क्योंकि एल्वियोलाई में जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से आया है, तो काइंड ऑफ बाहर का ही हवा है बच्चों जो कि हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है। तो एक्सटर्नल एयर के साथ जब हम लोग गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारे ब्लड के साथ जो हमारे अंदर का पार्ट है उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बुलाते हैं। अब ब्लड ने बच्चों CO2 दे दिया एल्वियोलाई को, O2 उठा लिया उसने लंग से। अब ये O2 लेके किसके पास जाएगा? हमारे टिश्यूज के पास। टिश्यूज के पास ब्लड O2 देगा और वहां से CO2 ले लेगा। तो एक गैस का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी हो रहा है। सो द थर्ड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विल बी इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, द थर्ड स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विल बी इंटरनल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है बच्चों? इंटरनल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। ठीक है, ब्लड एंड बॉडी के टिश्यू के साथ जो एक्सचेंज होगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे बच्चों? इंटरनल रेस्पिरेशन बुलाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब बच्चों हमारे सेल को O2 मिल गया, O2 को लेके सेल करेगा क्या? O2 को लेके सेल क्या करता है बच्चों? कैसे एनर्जी बनाता है? ये हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कॉल्ड एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बच्चों सेल्यूलर रेस्पिरेशन में होगा क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन में दी सेल्स will utilize O2 to produce ATP and give out CO2। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों सेल क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करेगा, जिसके कारण बच्चों वो O2 निकालेगा और O2 यूटिलाइज कर लेगा और CO2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, सो इस लास्ट स्टेप को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। बच्चों आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ोगे, स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन ये सब बॉटनी के रेस्पिरेशन में आता है बच्चों। लेकिन याद रखना, ये बॉटनी में पढ़ने से ऐसा मत समझ लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ये हम में भी होता है बच्चों, लेकिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। ये एकदम लास्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। इसके बारे में हम लोग यहां पे डिटेल में इसलिए नहीं जाने वाले बच्चों क्योंकि आप लोग ये बॉटनी में पढ़ने ही वाले हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो बच्चों, और एक चीज याद रखना, अब मैं जो बोलने वाला हूं ना बच्चों, उससे आपको थोड़ा सुन के दर्द होगा बच्चों, आपके कानों में दर्द होगा, आपके दिल में दर्द होगा, आपके दिमाग में दर्द होगा बच्चों, क्योंकि रेस्पिरेशन को ठीक से समझने के लिए, ब्रीदिंग को ठीक से समझने के लिए आपको बच्चों फिजिक्स भी काफी अच्छे से आना चाहिए। बहुत ही मेजर पार्ट ऑफ फिजिक्स अप्लाई होता है बच्चों टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। दो चीजें बच्चों, एक तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब आप लोग गैसियस स्टेट, गैसियस लॉज वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पे एक लॉ है बच्चों जिसको अपन लोग बुलाते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ब्रीदिंग को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना पड़ेगा, नंबर 1 बॉयल्स लॉ और दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में। याद रखना बच्चों, हमेशा जब गैसेस मूव करते हैं, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ देयर लोअर प्रेशर। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रीदिंग पे अप्लाई नहीं होता है बच्चों, इट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैपेंस इन अवर वर्ल्ड। याद रखना, एनी प्रेशर ग्रेडियंट जो हमारे नेचर में, जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है,
उसी के कारण एयर का या एटमॉस्फेरिक एयर का या कोई भी एयर का मूवमेंट होता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रीथ, क्योंकि बाहर ज्यादा प्रेशर रहेगा और लंग्स में कम प्रेशर रहेगा तो एयर अंदर आएगा, और अगर बच्चों अंदर ज्यादा प्रेशर रहेगा और बाहर कम रहेगा तो एयर बाहर जाएगा। सिमिलरली जब एयर बहुत तेजी से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करता है तो वो स्पाइरल होके साइक्लोन्स, बच्चों जो हैवी विंड, साइक्लोन्स, ये सब भी सिमिलर चीजों के कारण ही होते हैं। So there is a lot of physics in biology, don't ever forget that. Okay, so याद रखना बच्चों कि breathing, mechanism of breathing operates on two major laws। दो मेजर लॉ के ऊपर बच्चों हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑपरेट करता है। जो सबसे पहला लॉ है बच्चों वो है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है बच्चों? बॉयल्स लॉ सेज दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अर्थात हमारा वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना उस कंटेनर का प्रेशर घटेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर आपके पास 1 लीटर ऑफ एयर है और आप लोग ने उसको 5 लीटर के कंटेनर में भर दिया तो उसका प्रेशर बहुत कम होगा। लेकिन अब आप वॉल्यूम कम कर दो, 1 लीटर एयर को बच्चों आप लोग 500 ml के बच्चों कंटेनर में भर दो, तो बच्चों आप लोगों ने छोटे वॉल्यूम में ज्यादा एयर ठूस दिया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। ठीक है, अपन लोग बच्चों जब एरोसॉल्स और ये सारे जब चीजें बनाते हैं हाई प्रेशर में, जब अपन लोग इतने हाई प्रेशर में लिक्विड्स को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करके कंटेनर्स में भर देते हैं, जो अपने एयर फ्रेशनर होते हैं, जो अपने डिओड्रेंट होते हैं, जो अपने एलपीजीज होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, क्यों बोला जाता है कि प्लीज हैंडल दीज थिंग्स विथ केयर? क्योंकि बच्चों अगर अपन लोग ने उसके ऊपर फर्दर कुछ उसमें आग में डाल दिया या फिर उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई किया, ये फटेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई प्रेशर में होते हैं, बिकॉज बच्चों ये बहुत ही कम वॉल्यूम में ठूसे हुए हैं। तो जितना वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घटेगा, जितना वॉल्यूम घटाओगे प्रेशर बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कहां पे अप्लाई होगा मैं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड हो जाएगा हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। ये तो बच्चों समझ में आ ही जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में। प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में एक चीज याद रखना कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगा, तो वो ही है बच्चों हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। क्या है बच्चों? ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है। ऑल राइट, सो दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर अगर हम लोग ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो। ठीक है, हम जब ब्रीद करते हैं बच्चों हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं, अर्थात हम लोग अपने थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उसके कारण लंग का जो बच्चों वॉल्यूम है वो मैनिपुलेट हो जाए, जिसके कारण लंग का वॉल्यूम बढ़ाना या घटाने से उसका प्रेशर चेंज होता है, और यही प्रेशर चेंज के कारण हम लोग एयर या फिर ब्रीद इन कर पाते हैं या फिर ब्रीद आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो विथ दिस इन माइंड ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोगों को क्या करना है बच्चों? थोरैसिक कैविटी और अपने लंग के अंदर के वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना है। अब बच्चों मैं बार बार ये क्यों नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ लंग के वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना है, मैं बार बार थोरैसिक कैविटी की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि लंग के खुद के दीवार पे कोई मसल नहीं है। ठीक है, सो लंग वॉल लैक्स एनी मसल। ठीक है, मसल्स ऑफ ब्रीदिंग कहां प्रेजेंट है बच्चों? muscles of breathing are present in the wall of thoracic cavity, all right।
अब बच्चों इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है, एंड आई प्रॉमिस कि बच्चों मैं एक्सपेरिमेंट का भी एक वीडियो बना के आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। जबकि बच्चों लंग्स के दीवार पे कोई भी मसल प्रेजेंट नहीं है, थोरैसिक कैविटी के दीवार पे है। तो याद रखना बच्चों, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में जो चेंजेस आएगा दैट विल रिफ्लेक्ट इन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आवर लंग्स, ठीक है। सो एनी चेंज sorry any change in the volume of thoracic cavity is reflected as a change in the volume of pulmonary cavity। वॉल्यूम ऑफ कौन सा कैविटी बच्चों? पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। सो थोरैसिक कैविटी में जो भी चेंजेस आएंगे बच्चों, पल्मोनरी कैविटी का मतलब है लंग्स के अंदर का जो कैविटी है उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे अगर थोरैसिक कैविटी के इसमें आए तो। देखो इसको समझाने के लिए ना बच्चों आपको अगेन फिजिक्स प्रेशर के बारे में पता रहना चाहिए। आप एक बड़ा बच्चों कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लो 1 लीटर वाला, उसको आधा कट कर दो। ये बच्चों पक्का मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने रियलाइज किया कि इसको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाता तो बहुत ही मजा आ जाता बच्चों, लेकिन मैंने आज उसके लिए कोई अपैरेटस लाया नहीं है। बट श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस कि अपन जहां पे ये करके दिखाए, ठीक है। एक बड़ा सा कोक का बॉटल ले लो, आधा कट कर दो बच्चों इसको। आधा कट करने के बाद बच्चों एक बलून लाइक रबर जो है बच्चों बलून, उसको वो जो आधा कट किया हुआ है नीचे उसको अच्छे से टेप से या रबर बैंड से या धागे से अच्छे से बांध दो, ताकि एक टाइट डायफ्राम लाइक एक रबर का ड्रम जैसे होता है ना, वो ड्रम लाइक वो टाइटली उसको वहां पे बांध दो, ठीक है। अब ऊपर वाला जो ढक्कन है वो ढक्कन ले लो, ढक्कन खोल लो, ढक्कन ले लो, उसमें अगरबत्ती से छेद कर दो या सीजर से, लेकिन एक क्लीन गोल छेद करना है बच्चों आप लोग को। उस छेद के थ्रू स्ट्रॉ भेजो, फिर वहां पे एमसील या कुछ लगा दो बच्चों जहां पे वो एक्स्ट्रा वो जो स्ट्रॉ के साइड में थोड़ा बहुत भी जो गैप है वो भी बंद हो जाए। और स्ट्रॉ के एंड में, ठीक है, जब वो अंदर अंदर जो पार्ट जा रहा है स्ट्रॉ का, वहां पे और एक बलून लगा दो और उसको वहां पे बांध दो, पूरे बलून को वहां पे बांध दो, ठीक है। अब वो केयरफुली वो बलून को भी और वो स्ट्रॉ को भी अंदर भेजो ये अपने आधा जो बॉटल था उसमें, और उसको बंद कर दो, अच्छे से सील कर दो। अर्थात अभी देखो बच्चों कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है। ये आपका बॉटल है बच्चों, ठीक है। आपने नीचे से उसमें टाइटली बलून बांध रखा है, उसका बच्चों आपने कैप लगा दिया है, कैप के बीच में से एक स्ट्रॉ जा रहा है बच्चों, और स्ट्रॉ जो अंदर जा रहा है उसके एंड में ऐसा एक बलून लगा हुआ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये स्ट्रॉ ऊपर से ओपन है। अब आपको बच्चों ये बलून को इन्फ्लेट करना है बिना यहां से फूंक मारे। यहां से आप फूंक नहीं मार सकते ऊपर से, लेकिन ये बलून को इन्फ्लेट करना है। कर सकते होगा बच्चों, मैं आपको 5 सेकेंड देता हूं, ठीक है। 5 सेकेंड में बच्चों आप लोग कमेंट करके दिखाना कि ये बलून को हम लोग कैसे इन्फ्लेट करें, ठीक है। 5 4 3 2 1 गो, ठीक है। आंसर आ गया तो पॉज करके कमेंट कर लो बच्चों। इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। इसका आंसर है कि ये जो नीचे जो बलून लगा है ना उसको पकड़ के खींचो बच्चों, नीचे खींचोगे तो बच्चों यहां का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा, जिसके कारण बच्चों ये खींचेगा। ये खींचेगा तो ऑटोमेटिकली अंदर का बलून भी इन्फ्लेट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग एक बार करके देखेंगे। तो सिमिलरली बच्चों यहां पे ये जो बॉटल के अंदर का स्पेस है ये आपका थोरैसिक कैविटी का स्पेस है, और अंदर जो आपका बलून है बच्चों वो लंग्स है। तो सिमिलरली आपने अगर बच्चों थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया तो लंग्स खींचेगा और लंग्स का भी बच्चों वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो इसीलिए हमने लिखा है एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इज रिफ्लेक्टेड एज अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द पल्मोनरी कैविटी। याद रखना बच्चों, ठीक है। अब हमारे कुछ कुछ मसल्स है बच्चों जो हमें रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो लेट अस टेक अ लुक एट द मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। मसल्स ऑफ ब्रीदिंग में बच्चों हमारे पास प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स है, प्राइमरी ब्रीदिंग के मसल्स है। प्राइमरी मसल का मतलब है कि बच्चों ये मसल ना
हमारे नॉर्मल एफर्टलेस ब्रीदिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं ना बिल्कुल एफर्टलेसली, उस ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये मसल्स। ठीक है, इन मसल का नाम क्या है बच्चों? पहले वाले का नाम तो है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, और दूसरा है बच्चों हमारा डायफ्राम। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं ये थोरैसिक कैविटी का आपको इमेज बना दूं फ्रॉम द साइड व्यू, ठीक है, तो ये स्टर्नम हो जाएगा बच्चों यहां पे। ओके, सॉरी, ये आपका स्टर्नम हो जाएगा बच्चों यहां पे। ठीक है, फिर ये रिब्स है बच्चों। ठीक है, यहां पे नीचे हमने लगा दिया बच्चों हमारा डायफ्राम। ठीक है, नॉर्मली डोम शेप रहता है। पीछे है बच्चों हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स। पीछे क्या है बच्चों? हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो हमारा थोरैसिक कैविटी कौन से चीजों से कवर्ड है बच्चों? ऑल राइट, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और यहां से बच्चों क्या हो रहा है? हमारा ट्रेकिया अंदर आ रहा है। ठीक है, और ट्रेकिया के एंड में कौन प्रेजेंट है बच्चों? ट्रेकिया के एंड में है हमारे लंग्स। राइट बच्चों, समथिंग लाइक दिस। परफेक्ट। ओके, सो दिस इज अवर थोरैसिक कैविटी। अगर मैं थोरैसिक कैविटी के वेंट्रल साइड की बात करूं, सामने के साइड की बात करूं, सामने के साइड में मेजरली क्या है बच्चों? स्टर्नम है। ठीक है, और अगर मैं डोर्सल साइड की बात करूं, पीछे वाले साइड की बात करूं, तो क्या है बच्चों? यहां पे वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है बच्चों? यहां पे वर्टिब्रल कॉलम है। एंड रिब्स कवर द लंग्स फ्रॉम ऑल साइड। रिब्स कवर द लंग्स फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल साइड, लैटरल, डोर्सल, हर जगह से रिब्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे जो रिब्स है ना, रिब्स के बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है बच्चों, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज दी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, प्यार से ऑल्सो एब्रिवेटेड एज EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ खींचते हैं, जिसके कारण ना बच्चों हमारे जो थोरैसिक कैविटी है वो इस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो जाएगा। बच्चों आप लोग लंबी सांस खींच के देखो, देखो अपना चेस्ट ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकल रहा है बच्चों। इसका मतलब है कि अपना लंग्स, अपना थोरैसिक कैविटी ऐसा एक्सपैंड हो रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहा है तो किस डायरेक्शन में बच्चों? आगे पीछे। आगे मतलब वेंट्रल, पीछे मतलब डोर्सल। तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस हो जाएगा। जो लंबाई में बच्चों अगर मैं साइड से देखूं तो ये जो एक्सिस हो गया है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे सेकेंड स्ट्रक्चर की, हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है डायफ्राम। डायफ्राम फिलहाल नॉर्मली ऐसा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर वो ऐसा हो गया बच्चों तो उसके कारण क्या होने वाला है? ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? अगर बच्चों हमारा डायफ्राम नॉर्मली ऐसा है और वो ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। मतलब मेरा थोरैसिक कैविटी किस साइड में एक्सपैंड कर रहा है बच्चों? इस डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो अब ये डायफ्राम के आगे और डायफ्राम के पीछे, डायफ्राम के सामने और डायफ्राम के तरफ वाला जो एरिया है वो एक्सपैंड हो गया है। इस एक्सिस को, लंबाई वाले एक्सिस को हम लोग बुलाते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो प्राइमरी मसल्स क्या करते हैं बच्चों? प्राइमरी मसल इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी इन विच डायरेक्शन? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अगर बच्चों थोरैसिक कैविटी का एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस या डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग्स भी खींचेंगे और उनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा या घटा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, जिसके कारण एयर अंदर या बाहर जाएगा। ठीक है, तो इन मसल्स के कारण ही हम लोग रेस्पिरेशन कर पाते हैं बच्चों, ब्रीदिंग कर पाते।
इसके अलावा हमारे पास एसेसरी या एडिशनल मसल्स है बच्चों। एडिशनल मसल से हम लोग थोड़ा ताकत से एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप लोग लंबी सांस जब खींचते हो, ये हमारा नॉर्मल नहीं बच्चों, ये फोर्स्ड रेस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन हो गया। या फिर आपका बर्थडे है बच्चों, आपको कैंडल बुझाना है, ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन हो गया। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? एडिशनल मसल्स है। क्या क्या एडिशनल मसल है बच्चों हमारे पास? हमारे पास है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, और जिसको अपन लोग प्यार से आईआईसीएम बुलाते हैं। और दूसरा हो जाएगा बच्चों अबडोमिनल मसल। दूसरा क्या हो जाएगा? अबडोमिनल मसल्स। सो दीज आर दी टू मसल्स जो हमें किस में मदद करते हैं? दीज आर दी टू मसल्स जो हमें ब्रीदिंग में एडिशनली मदद करते हैं। प्राइमरी मसल बच्चों नॉर्मल ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब फोर्स वाले में भी, लेकिन एडिशनल मसल सिर्फ फोर्स इंस्पिरेशन या फोर्स एक्सपिरेशन के वक्त ही काम आते हैं। इनका बच्चों मेजर काम क्या है? थोरैसिक कैविटी को मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो बच्चों यहां पे थोरैसिक कैविटी क्या हो गया? ये हो गया है। सो दिस इज दी थोरैसिक कैविटी, मतलब ये हमारे थोरैसिक वॉल्यूम हो गया। और ये हमारे लंग्स के अंदर का है, दैट इज द इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम हो गया। इंट्रा का मतलब अंदर, पल्मोनरी का मतलब हमारे लंग्स या एल्वियोलाई, और उसके अंदर का वॉल्यूम। तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम थोरैसिक वॉल्यूम। थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज हुआ तो वो किस में दिखेगा बच्चों? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम में भी वो चेंजेस नजर आएंगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हम लोग पहले देख लेते हैं कि इंस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए एक सुंदर सा फ्लो चार्ट बना दूंगा। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से याद रखना, नीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई प्रॉमिस यू ये सारे फ्लो चार्ट से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा बच्चों कि हमारे ब्रेन से जब हमें सांस अंदर लेना, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? टू टेक इन एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेते हैं बच्चों, उसको ही हम लोग क्या बुलाते हैं? इंस्पिरेशन बुलाते हैं। ठीक है, अब इंस्पिरेशन में जैसे मुझे इंस्पिरेशन करना है, मेरे दिमाग से सिग्नल जाएगा बच्चों हमारे मसल्स ऑफ ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, और सबसे पहले तो बच्चों जो सिग्नल है, ब्रेन सिग्नल्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग रिब्स। पुलिंग रिब्स, हमारे जो रिब्स है ना बच्चों, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रेन हमारे ईआईसीएम को सिग्नल करेगा ताकि हम लोग रिब्स को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खींचे। ठीक है, सो द ब्रेन सिग्नल्स द ईआईसीएम टू कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। अब साइमल्टेनियस सिग्नल टू डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज सेंट, फॉर कॉन्ट्रैक्शन इज सेंट एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, एंड डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। डायफ्राम क्या हो जाएगा बच्चों? डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? ब्रेन ने सिग्नल किया ईआईसीएम को, ईआईसीएम ने क्या किया? रिब्स को ऊपर और बाहर की तरफ खींचा। ब्रेन ने साथ में सिग्नल डायफ्राम को भी किया, डायफ्राम ऐसा था बच्चों और फ्लैट हो गया। अब ईआईसीएम ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चों और रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ गए, उसके कारण क्या हुआ बच्चों कि थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस इन कौन सा एक्सिस बच्चों? आगे पीछे वाला एक्सिस, दैट इज डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ऑन द अदर हैंड बच्चों यहां पे डायफ्राम के फ्लैट होने से थोरैसिक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुआ बच्चों? थोरैसिक वॉल्यूम
इंक्रीजेस इन ऊपर नीचे वाला एक्सिस, दैट इज द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हो गया बच्चों। अब ये दोनों सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया दो एक्सिस में। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए दी थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, सिंपल। और बच्चों अगर थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो उसके कारण क्या होगा बच्चों, उसके कारण हमारा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, क्या स्टेटमेंट लिखा है बच्चों इससे मैंने पहले, कि थोरैसिक वॉल्यूम चेंज होगा तो हमारा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, सो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी, सॉरी थोरैसिक वॉल्यूम नहीं, थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज है, सॉरी बच्चों। ठीक है, सो थोरैसिक प्रेशर डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसके कारण इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और बच्चों कितना डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा बच्चों ये वॉल्यूम एक्सपैंड होने कारण लंग्स का प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, एक एटीएम होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक एटीएम होता है बच्चों। ठीक है, एक एटीएम को अगर मैं mm ऑफ Hg में कन्वर्ट कर दूं कितना हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg है, तो हमारे लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 759 या 758 mm ऑफ Hg हो जाता है, जिसके कारण हमारा लंग्स लोअर प्रेशर पे, एटमॉस्फेयर हायर प्रेशर में, एयर फ्रॉम हायर प्रेशर विल मूव इनटू आवर लंग्स व्हिच इज एट अ लोअर प्रेशर। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा, एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर रशेस इनटू द लंग्स। क्या होगा, हमारा एयर जो है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो कहां पे चल जाएगा बच्चों, हमारे लंग्स के अंदर चल जाएगा। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक एयर रशेस इनटू द लंग्स। मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करूं तो क्या होगा बच्चों, हमारे रिब्स के कारण ये वॉल्यूम पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, हमारा डायफ्राम नीचे जा रहा है तो यहां से भी बच्चों बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे लंग्स भी एक्सपैंड हो जाएंगे। लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे तो अंदर का प्रेशर घट जाएगा, तो बाहर से जो एयर है बच्चों वो अंदर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बुलाते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, अब बच्चों घर बैठे बैठे आपको एक टास्क देता हूं, इंस्पायर करके देखो। अब ये एक इंस्पायर हो गया, एक एक्सपायर हो गया। इंस्पायर मतलब सांस का अंदर जाना। ठीक है, तो यही हो गया है बच्चों हमारा इंस्पिरेशन के स्टेप्स। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। अब बच्चों और 1 मिनट में अपन रिवाइज कर लेंगे। सो लेट अस रिवाइज द स्टेप्स ऑफ इंस्पिरेशन अंडर 1 मिनट। ओके, नंबर 1, ब्रेन सेंड सिग्नल टू EICM एंड साइमल्टेनियस सिग्नल टू अवर डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रैक्शन। EICM जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिब्स को वो ऊपर और बाहर की तरफ खींचेगा, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लैट हो जाएगा। रिब्स अगर ऊपर और बाहर की तरफ खिंच गए तो थोरैसिक वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो गया तो थोरैसिक वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाएगा। दोनों के कारण ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया, जिसके कारण थोरैसिक प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर थोरैसिक प्रेशर घटेगा
तो लंग्स खींचेगा, लंग्स खींचेगा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो घट जाएगा, अगेन बॉयल्स लॉ। अब बच्चों घटते घटते कितना घट जाएगा कि लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाएगा, जिसके कारण एयर फ्रॉम द आउटसाइड will rush into our lungs. That is the mechanism of inspiration. All right, perfect. ठीक है, अब इंस्पिरेशन समझ गए बच्चों आप लोग, तो एक्सपिरेशन तो बच्चों बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि इंस्पिरेशन के स्टेप्स का एग्जैक्टली उल्टा होगा बच्चों एक्सपिरेशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों देख लेते हैं एक्सपिरेशन हम कैसे करें। सिंपल है कि सबसे पहले तो यही होगा बच्चों कि एक्सटर्नल पहले बच्चों एक्सपिरेशन का मतलब क्या है, टू रिमूव एयर फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एयर को लंग से निकाल के एटमॉस्फेयर में फेंक देने को हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सपिरेशन बुलाते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या होगा बच्चों, EICM रिलैक्सेस पुशिंग रिब्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। ठीक है, ऑल राइट। सिमिलरली बच्चों डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, डायफ्राम रिलैक्सेस एंड बिकम्स डोम शेप्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, डोम शेप का हो जाएगा। अब इस दोनों के कारण क्या होगा बच्चों, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम दो एक्सिस में कम हो जाएगा, एक नीचे और अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरा बच्चों ऐसा था तो ऐसा हो जा रहा है। तो बच्चों EICM जब रिब्स को अंदर की तरफ और नीचे धक्का देगा, उसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीसेस। इन कौन सा एक्सिस, आगे पीछे वाला एक्सिस बच्चों, दैट इज द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, डायफ्राम डोम शेप होने के कारण थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीसेस इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, डायफ्राम डोम शेप होने के कारण ऊपर नीचे वाला जो एक्सिस है उसमें वॉल्यूम कम हो चुका है। दोनों सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया है, और बॉयल्स लॉ ये कहता है कि थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया है तो थोरैसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। थोरैसिक प्रेशर बढ़ गया तो बच्चों लंग्स जो अंदर प्रेजेंट है बलून की तरह, वो क्या हो जाएंगे, डिफ्लेट हो जाएंगे। डिफ्लेट हो जाएंगे तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। और अगेन बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीसेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीसेस। कितना इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी एक ऊपर चले जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg है तो इसका प्रेशर हो जाएगा 761 mm ऑफ Hg। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीसेस अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इंक्रीसेस अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, एयर फ्रॉम आउटसाइड, एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू, उल्टा बोल दिया बच्चों, एयर फ्रॉम द लंग्स, एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, present in lungs rushes out
इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, रश होके कहां चले जाएगा बच्चों, ये बाहर चले जाएगा। सेम काम करते हैं बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपिरेशन इन अंडर 1 मिनट। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि हमारा EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स करेगा, जिसके कारण रिब्स नीचे और अंदर की तरफ जाएंगे और डायफ्राम बच्चों डोम शेप का हो जाएगा, जिसके कारण दो एक्सिस में वॉल्यूम कम हो गया है। EICM के कारण बच्चों आगे पीछे वाला एक्सिस दैट इज द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस और डायफ्राम के डोम शेप होने के कारण बच्चों एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया। थोरैसिक वॉल्यूम कम हो गया तो थोरैसिक प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग्स डिफ्लेट हो जाएंगे, लंग्स डिफ्लेट हो जाएंगे तो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी एक बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm of Hg, यहां पे 761 mm of Hg। एयर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर और हमारा बच्चों एयर बाहर चल जाएगा। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन अंडर 1 मिनट। जब भी आपके मिड टर्म्स और स्कूल के एग्जाम में भी बच्चों ये सवाल आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे ही तो लिखना है। इसी को बच्चों आप लोग ऐसे पॉइंट वाइज एक्सपैंड कर दो या अपने पेपर में बच्चों ऐसा इसको फ्लो चार्ट में लिख लो। राइट बच्चों, हम नोट्स क्यों बनाते हैं, हम नोट्स इसीलिए बनाते हैं, नंबर 1 नोट्स भी तब बनाना जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर रहते हैं और आप ऐसे फ्लो चार्ट में अपने आइडियाज और थॉट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, वो होते हैं सही मायने में नोट्स। सिर्फ कॉपी करना या नकल करना नोट्स नहीं होते बच्चों, याद रखना। नोट्स क्या होते हैं, जब हम अपने आइडियाज को ऐसा प्रेजेंट कर पाए, एक फ्लो में बता पाए कि हां भाई ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है। बच्चे परेशान होते रहते हैं कि सर हमने पता नहीं नीट का पढ़ते पढ़ते हम एग्जाम कैसे देंगे स्कूल का। बच्चों परेशान मत हो, साइंस चेंज नहीं होने वाला स्कूल में और नीट में। इट इज दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कंसेप्ट ऑफ एन आइडिया which you need to do to pass your midterms, to pass your school exam, to pass your boards. Got it? साइंस अलग नहीं है। लिखने की आदत डालो, अपने आइडियाज और कंसेप्ट्स को फ्लो चार्ट की तरह प्रेजेंट करना सीखो बच्चों। ऑल राइट, और अगर आप कर पाए तो इतना सिंपल हो जाएगा बच्चों सारे कंसेप्ट्स। हुआ कि नहीं बच्चों, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सिंपल। ऑल राइट, चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, विद दिस वी आर डन विद द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बच्चों हैंड्स अप कर लेना, घर से ही कर लेना बच्चों, और कमेंट सेक्शन में डाल देना सर हैंड्स अप। ठीक है, और कोई भी डाउट हो बच्चों तो पोस्ट कर लेना। ऑल राइट, अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग ब्रीदिंग वॉल्यूम्स में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज नाम का बच्चों एक टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी में। काफी सारे बच्चों ये याद रखने वाली चीज है तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। चलिए आपके लिए मैं आसान कर देता हूं। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि हम ये सारी चीजें पढ़ते क्यों हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने कोई स्पोर्ट्स को फॉलो किया है, आप लोग ऋषभ पंत के बारे में जानते होंगे बच्चों। ठीक है, ऋषभ पंत जब एक्सीडेंट हुआ उसका और आपने कोई वीडियो देखा उसके रिकवरी का, तो आपने ये जरूर देखा होगा बच्चों कि ऐसा ऑक्सीजन का मास्क ऐसे पहना के वो लोग ट्रेडमिल के ऊपर रिकवरी के वक्त, फुटबॉलर्स बच्चों ऐसा ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों इससे हमें अपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। हम लोग बच्चों हमारे स्टेमिना को पता लगाने के लिए लंग्स के एक्टिविटी और कितना एयर अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए हमारे लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बच्चों आपकी सांस फूलना स्टार्ट करे तो आप आगे कोई एक्टिविटी कैसे कर पाओगे। इसीलिए याद रखना बच्चों, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बच्चों एक बहुत ही कॉमन टाइप का टेस्ट है इसके लिए, जिसको अपन लोग स्पायरोमेट्री बुलाते हैं। स्पायरोमेट्री इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पल्मोनरी फंक्शन या ब्रीदिंग टेस्ट। ये बच्चों आप लोग को एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपको इंटरेस्ट समझाने के लिए कि हम लोग बच्चों ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कैपेसिटीज कैसे पढ़ते हैं, कैसे पता लगा लेते हैं। इसलिए बच्चों ये ऐसा एक टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री, जिसमें जो डॉक्टर जो स्पायरोमेट्री टेस्ट कंडक्ट कर रहा है पहले आपके नाक पे क्लिप लगा देगा ताकि आप लोग अपने नोज से ब्रीद ना कर पाओ, और बच्चों ऐसा एक डिवाइस रहता है जिसमें आपको ब्रीद इन, ब्लो और सांस खींचना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, और ये जो स्पायरोमेट्री का जो मशीन है या फिर बच्चों कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा, जो कि बच्चों मॉनिटर करेगा कि आप लोग बिना ताकत लगाए
एफर्टलेस ब्रीदिंग में कितना एयर अंदर ले सकते हो, बाहर छोड़ सकते हो, अगर आप ताकत लगाओगे तो कितना एयर अंदर जाएगा और कितना एयर बाहर आएगा, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस टेस्ट मेजर्स हाउ मच एयर यू कैन ब्रीद इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स as well as how easily and fast you can blow the air in and out of your lungs, ठीक है। so the measurement taken by the spirometry device are used to generate a graph called as the pneumatotachograph। एक ग्राफ बनेगा बच्चों, न्यूमेटोटैकोग्राफ, ठीक है। वो ग्राफ के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे लंग्स की कंडीशन क्या है, क्या हमें कोई बीमारी है जैसे कि अस्थमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फिजिशियंस और डॉक्टर बच्चों इस टेस्ट को दूसरे चीजों, अपने लंग्स के दूसरे हेल्थ के बारे में भी पता लगाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभार हमारे लंग्स बच्चों हाइपर मतलब अपन लोग कुछ ज्यादा ही ब्रीदिंग में स्ट्रगल करते हैं, जब कोई पीपल कोल्ड में या नॉर्मली भी एक्सरसाइज करते हैं तो, ठीक है। अगर कोल्ड एयर के कारण बच्चों कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है अपना लंग्स, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल एजेंट या एलर्जन से भी, तो लंग्स के ओवरऑल हेल्थ को समझने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं बच्चों, जिसका नाम है स्पायरोमेट्री टेस्ट, ठीक है। सो चलिए बच्चों एक ग्राफ बनाते हैं, इससे हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को समझेंगे। सबसे पहले सिर्फ वॉल्यूम्स याद रखना बच्चों, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स can be measured by spirometry test। तो बच्चों बीच में जो लाइन दिख रहा है ना, ये आपका नॉर्मल एयर है, अर्थात इतना एयर, ये जीरो है बच्चों, ठीक है। इतना एयर आपके लंग्स में हमेशा रहेगा, हमेशा, ठीक है। आपके लंग्स को नॉर्मली इन्फ्लेट करके रखने के लिए आपके पास इतना एयर हमेशा रहता है, हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। अब याद और एक रूल रखना कि आप लोग इसके ऊपर, इतना नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर है, इसके ऊपर आपने कोई एक्स्ट्रा एयर खींचा, लंग्स में भेजा, तो बच्चों उसको आपको बाहर भी उतने एयर को फेंकना पड़ेगा ताकि आप वापस नॉर्मल पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल इतना नॉर्मल है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि ये 3 लीटर एयर है आपके लंग्स में नॉर्मली, तो अगर आपने इसमें 500 ml ऐड किया और 3.5 लीटर कर दिया, तो आपके लंग्स में 3.5 लीटर एयर हमेशा नहीं रह सकता। आपने जैसे ही आधा लीटर एयर अंदर छोड़ा तो उसको वापस भी बाहर निकालना पड़ेगा कि वो वापस 3 लीटर पे आ जाए, नॉर्मल पे वापस आना चाहिए। और समझ लो 3 लीटर एयर है, आपने किसी काम से थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा ले लिया, 3 लीटर एयर है, आपने बर्थडे बच्चों आपको कैंडल को फूंक मारना है, तो आप लोग ने आधा लीटर एयर बाहर फेंक दिया, 1 लीटर एयर बाहर फेंक दिया, तो बच्चों 3 का तो 2 हो गया, तो आपको वो 1 लीटर एयर वापस अंदर खींचना पड़ेगा ताकि ये वापस 3 पे आए। तो जितना भी एयर हम लोग नॉर्मली या फोर्सफुली अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, तो हमें दोबारा नॉर्मल पे ही आना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं। पहले बच्चों बिना एफर्ट के हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। तो बच्चों स्पायरोमेट्री का जो ग्राफ है, धीरे धीरे इसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा बच्चों, फिर वापस नीचे आ जाएगा, मतलब इतना एयर हमने नॉर्मली अंदर खींचा और फिर बाहर फेंक दिया, ठीक है। सो जो इतना अमाउंट ऑफ एयर है बच्चों जो हम लोग नॉर्मली अंदर खींचते हैं और फिर बाहर छोड़ देते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। क्या बुलाया जाता है बच्चों? इसको टाइडल वॉल्यूम बुलाया जाता है, ऑल्सो प्यार से कॉल्ड एज टीवी, ठीक है। टीवी कितना होता है बच्चों? ओनली एंड ओनली 500 ml। तो नॉर्मली अभी आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, एफर्टलेस ब्रीदिंग, बिना सोचे समझे बिना एफर्ट डाले जो ब्रीदिंग कर रहे हो, उसमें आप लोग ने 500 ml एयर अंदर खींचा, 500 ml एयर बाहर निकाल दिया। तो ये कितना होता है बच्चों? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये नॉर्मल ब्रीदिंग वाला वॉल्यूम है, विच इज हाफ अ लीटर ऑफ द एयर। अब आपने क्या किया बच्चों? आपको लगा कि एक लंबी सांस, आप बच्चों भाषण देने जा रहे हो पूरे स्कूल के सामने, पूरे असेंबली के सामने, आप बच्चों भाषण देने जा रहे हो कहीं पे,
पूरे भरे हुए सभा को, भरे हुए ऑडिटोरियम को भाषण देने जा रहे हो, स्टेज पे चढ़ने से पहले आपने डिसाइड किया खुद को काम डाउन करने के लिए एक गहरी सांस ली जाए, ठीक है? तो आपने ताकत लगाया। जब आपने ताकत लगाया बच्चों, तो नॉर्मल से ज्यादा एयर अंदर गया। अब पहले बच्चों इतनू सा एयर अंदर गया, तो समझ लो बच्चों इस बार कुछ ज्यादा ही एयर अंदर चलेगा, इतना, ठीक है? इतना एयर अंदर चलेगा बच्चों। ऑल राइट, जो नॉर्मल के ऊपर जितना एक्स्ट्रा एयर आपने अंदर खींचा, सो बच्चों इतना आप नॉर्मली खींचते थे, इतना आपने एक्स्ट्रा खींच लिया बच्चों, ठीक है? ये जितना आपने एक्स्ट्रा एयर अंदर खींचा ना बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बुलाएंगे, दैट इज IRV, ठीक है? क्या बुलाएंगे बच्चों हम लोग इसको? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बुलाएंगे, विच इज कॉल्ड एज दी IRV। ओके, सो IRV के कारण क्या होने वाला है बच्चों? IRV के कारण आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा एयर अंदर चाहिए तो आप खींच सकते हो, लेकिन याद रखना रूल, आपने अगर बच्चों एक्स्ट्रा एयर अंदर खींचा तो वापस भी बाहर जाएगा, और जरूरी नहीं है आपने फोर्सफुली अंदर खींचा तो फोर्सफुली बाहर जाएगा। देखो अब बच्चों मैंने जो एक्स्ट्रा अंदर खींचा होता है ना, अभी वो नॉर्मली बाहर भी जा रहा है, वापस इतने पे नॉर्मल पे ही आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 ml टू 2500 ml, 2 से 1.5 लीटर के आसपास होता है बच्चों, ठीक है? अब अगेन बच्चों आपका फिर से बर्थडे है, ठीक है? फिर से बर्थडे है तो आपने बच्चों कैंडल्स बुझाया तो फोर्सफुली एयर बाहर फेंका, तो बच्चों नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर खींच के आपने बाहर फेंक दिया, ठीक है? ऑल राइट, कुछ इतना, ठीक है? सो बच्चों नॉर्मल से भी ज्यादा एयर आपने बाहर फेंका तो वो वापस भी अंदर आ जाएगा बच्चों, लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा एयर जो आपने बाहर फेंका है ना बच्चों, इतना एयर जो नॉर्मल से भी ज्यादा एयर आपने बाहर फेंक दिया है, इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, which is approximately 1000 ml to 1100 ml, 1 to 1.1 लीटर के आसपास एक्स्ट्रा एयर आप लोग ताकत लगा के बाहर फेंक सकते हो, जिसको हम लोग बुलाते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV, ठीक है? ERV, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बच्चों इतना एयर तो आपके लंग्स में हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा, ये तो कहीं नहीं जा रहा है ना बच्चों, इतना एयर तो आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट है। तो ये जितना एयर है बच्चों जो आपके लंग्स में, आप कितना भी ताकत लगा लो, इतने एयर को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, RV। RV के ऊपर एक स्टार लगाता हूं बच्चों, स्टार का मतलब है कि स्पायरोमेट्री टेस्ट में आप लोग RV को नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। RV तो वो एयर है जो ना ही कभी एक बार बच्चों अंदर चलेगा तो चले गया, वो उसके बाद कभी ना ही बाहर आता है, ना ही उसमें अपन कुछ ऐड कर सकते हैं। इतना एयर बच्चों आपके लंग्स में हमेशा रहेगा, आप भले ही कितना भी ताकत लगा लो, ठीक है? सो RV का बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा? RV का वॉल्यूम हो जाएगा 1100 ml टू 1200 ml। 1100 ml to 1200 ml का एयर आपके लंग्स में हमेशा रहता है। सो दीज आर दी 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ताकत लगा के आप कितना एक्स्ट्रा एयर अंदर खींच सकते हो। टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली आप कितना ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप ताकत लगा के कितना एक्स्ट्रा एयर बाहर फेंक सकते हो। रिजर्व वॉल्यूम, ऐसा कितना एयर है जो लंग से कितना भी ताकत लगा लो नहीं निकलेगा। सो दीज आर दी 4 वॉल्यूम, ऐसे ही आपको याद रखना है। ऑल राइट, अब आते हैं बच्चों, और एक चीज होता है जिसका नाम होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं बोलूं कि ये यहां पे किसी का ये प्रोटीन का बोतल दिख रहा है मुझे, ठीक है,
ये पेड प्रमोशन है तो छुपा लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो बच्चों ये प्रोटीन का जो बॉटल है इसमें मैं पूछूंगा कितना कैपेसिटी है, अर्थात कि इसके अंदर मैक्सिमम मैं कितना पानी, कितना प्रोटीन शेक क्या भर सकता हूं। तो व्हाट इज द कैपेसिटी का मतलब है कि मैक्सिमम इसमें कितना अमाउंट ऑफ पानी, मिल्क शेक, लिक्विड आ सकता है, वो हो जाएगा कैपेसिटी। तो बच्चों हम लोग है ना अपने लंग्स के ब्रीदिंग के कैपेसिटीज के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम कितना एयर अंदर खींच सकता हूं, मैं मैक्सिमम कितना एयर भर सकता हूं लंग्स में, ये सब अपन सोचेंगे। तो अलग अलग कैपेसिटीज भी होते हैं। जैसे पहला, मैं वंडर कर सकता हूं कि मैं नॉर्मली एक बार में कितना एयर इंस्पायर कर सकता हूं। तो मैंने टाइडल वॉल्यूम जितना इंस्पायर करके ताकत लगा दिया तो क्या होगा, तो टाइडल वॉल्यूम जितना एयर अंदर आएगा, फिर मैंने ताकत लगाया तो और एयर अंदर आएगा। तो एक बार में बच्चों में मैक्सिमम इतना एयर अंदर खींच सकता हूं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बुलाते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, विच इज नथिंग बट आईसी। आईसी का मतलब है बच्चों कि टाइडल और फोर्सफुली मिला के मैक्सिमम कितना एयर में अंदर खींच सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये स्पायरोमेट्री से नहीं होता है क्योंकि ये अलग अलग वॉल्यूम्स को मिला के होता है, क्योंकि ये कैपेसिटी है। तो आईसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आईआरवी प्लस टीवी। देखो इतना है ना एयर, इतने में कौन कौन आ रहा है, आईआरवी और टीवी आ रहा है, सिंपल। इसीलिए ग्राफ से पढ़ने से आसानी हो जाती है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली बच्चों मैं कितना एयर बाहर फेंक सकता हूं, मैं एफर्टलेस, नॉर्मल और फोर्सफुल ब्रीदिंग को मिला के कितना एयर बाहर फेंक सकता हूं। टाइडल वॉल्यूम का एयर अंदर लिया, टाइडल वॉल्यूम का एयर बाहर गया, फिर मैंने ताकत लगाया, तो टीवी प्लस ईआरवी। तो ये हो जाएगा टीवी जितना एयर और ये हो जाएगा ईआरवी जितना एयर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसको हम लोग ईसी बुलाएंगे। ऑल राइट, ईसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, टीवी प्लस ईआरवी। अब बच्चों मैंने क्या बोला बच्चों, लंग्स को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए हमेशा इतना एयर रहना ही चाहिए। इसके ऊपर एयर गया तो आपको उसको बाहर फेंक के वापस इस पे लाना पड़ेगा। आप लोग ने इतने से थोड़ा एक्स्ट्रा एयर बाहर फेंक दिया तो उसको वापस भी अंदर लाना पड़ेगा, तब कि इतना एयर मेंटेन रहे, ठीक है। सो लंग्स को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए कितना एयर नॉर्मली प्रेजेंट रहना चाहिए, इतना। इसको हम लोग बुलाएंगे बच्चों फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या बुलाएंगे, नॉर्मली फंक्शन करने के लिए इसको हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बुलाएंगे, ऑल्सो प्यार से कॉल्ड एज एफआरसी। एफआरसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ईआरवी प्लस आरवी। चलिए ये लिखते हुए चलते हैं बच्चों। पहले मैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहा था। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आईआरवी प्लस टीवी। फिर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ईआरवी प्लस टीवी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का क्या हो जाएगा बच्चों, ईआरवी प्लस आरवी। करेक्ट, ऑल राइट। अब एक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इज अगर मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर दूं तो जितना एयर मैंने बाहर फेंका वो वापस अंदर जाएगा। तो समझ लो बच्चों मैंने इतना एयर बाहर फेंक दिया तो इतना एयर वापस अंदर गया, फिर उसके बाद मैंने टाइडल वॉल्यूम से और एयर अंदर लिया, फिर फोर्सफुली और एयर अंदर लिया। तो बच्चों एक बार में कितना एयर एक साथ मूव हुआ लंग के अंदर, इतना। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी से बाहर फेंका, उतना ही एयर वापस अंदर आया, फिर टीवी का एयर लिया, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का भी एयर अंदर खींच लिया। तो एक बार में मेरा लंग कितना एयर डायरेक्टली अंदर लिया, हाउ मच एयर डायरेक्टली मूव्ड इनटू माय लंग्स, यहां से लेके यहां तक। इसको हम लोग बुलाएंगे बच्चों वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। क्या बुलाएंगे बच्चों, वाइटल कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला,
IRV प्लस टीवी प्लस ERV। लेकिन यहां पे देखो IRV प्लस टीवी तो IC भी है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो IC प्लस ERV। या फिर बच्चों ERV प्लस टीवी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा EC, तो आप इसको लिख सकते हो IRV प्लस EC। ठीक है, तो VC के 3 फॉर्मूला बना दिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, मैंने गहरी सांस अंदर ली और सांस रोक लिया। तो बच्चों अभी मेरे लंग्स में कितना एयर है, पहले इतना था। टीवी का एयर अंदर लिया, IRV का एयर अंदर लिया और सांस रोक लिया, तो अभी कितना एयर अंदर रह गया बच्चों, RV प्लस ERV प्लस टीवी प्लस IRV। तो ये जितना एयर था बच्चों मेरे लंग्स में सारा का सारा है, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं बुलाता हूं टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज TLC। ऑलराइट, तो TLC का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, TLC का फॉर्मूला हो जाएगा IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV। दूसरे भाषा में IRV प्लस TV IC हो गया, तो IC प्लस ERV प्लस RV। या फिर बच्चों IRV प्लस TV ERV प्लस RV क्या हो गया बच्चों, FRC हो गया, तो FRC लिख सकते हैं। या फिर बच्चों हम लोग IRV प्लस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि उसमें ERV और TV दोनों आते हैं, प्लस RV लिख सकते हैं। या फिर IC प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस FRC लिख सकते हैं। या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस RV लिख सकते हैं। तो इतने सारे अलग अलग फॉर्मूला बन सकते हैं बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हमारे TLC के। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि नीट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के जगह ऐसे भी फॉर्मूलाज पूछ सकता है। तो बच्चों आपको इसी रीजन के कारण अगर ये ग्राफिकली याद हो तो इसके कारण फॉर्मूलाज को समझना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल टोटल लंग कैपेसिटी में देखो VC जितना तो आ ही रहा है, प्लस देखो एंड वाला RV भी आ रहा है, तो VC प्लस RV। ऑलराइट, so this is the best way to study respiratory volumes and capacities. All right, I hope you understood everything बच्चों। और एक चीज याद रखना बच्चों, एवरेज ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, एवरेज ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, टाइम्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में अगर बच्चों में 500 ml टाइडल वॉल्यूम समझ लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 लीटर इंटू 5 से 8 लीटर। ठीक है, सो दैट इज 6 to 8 लीटर्स ऑफ एयर पर मिनट। ठीक है, 6 से 8 लीटर ऑफ एयर एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है 1 मिनट में। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, विद दिस वी आर डन विद टुडेज टॉपिक। नॉट ओनली दैट बच्चों, यू कैन ब्रीद बिकॉज वी आर डन विद टुडेज सेशन। मेरे को तो बहुत मजा आया बच्चों पढ़ाने में। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बच्चों, ये मुझे हमेशा से ही काफी इंटरेस्टिंग लगे हैं। आई होप आज बच्चों मैंने आपको एक बहुत ही आसान, या बच्चों आसान के जगह मैं आसान नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बहुत ही क्लियर और कंसाइज वे दिया है जिससे कि आप लोग इसको सिर्फ रटो ही ना, इसको समझ लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग बच्चों समझ जाओ तो आपको जिंदगी में दोबारा रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, so this is the best way to study respiratory capacities and volumes. I hope you understood it, I hope you enjoyed it, and that was today's class बच्चों। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा बच्चों, आपको एकदम क्रिस्प कंसाइज वे में आपके सारे कंसेप्ट्स बनते हुए आपको फील हुआ, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो बच्चों। लीव डाउन एनी कमेंट्स, अगर आपके डाउट से नहीं भी है तो भी बच्चों कोई भी कमेंट छोड़ो कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं आया, आपको जो लगता है प्लीज डू गिव योर कमेंट्स बच्चों। मुझे तुमसे इंटरेक्ट करना हमेशा ही पसंद है बच्चों,
सो प्लीज डू इंटरेक्ट विथ मी थ्रू दी कमेंट्स, क्योंकि बच्चों अगर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वी नीड अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस. सो प्लीज फील फ्री टू कमेंट बच्चों. और अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ अदर नीट एस्पिरेंट्स एज वेल. ऑलराइट, इट वुड मीन अ लॉट टू मी. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, this is Venki sir signing off.